हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो हेडिंग कीजिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, आपको टॉपिक से ही समझ में आएगा कि कार्बोक्सिलेशन मींस एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस COOH ग्रुप। डी कार्बोक्सिलेशन मींस जस्ट इसका रिवर्स करना है, मींस COOH ग्रुप को हटाना है। तो यहाँ पे रिएक्शन ये होता है कि अगर आपके पास RCOOH है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपने NaOH, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, इसके साथ हीट करोगे तो ये बन जाएगा RH प्लस CO2, मीन्स यहाँ से CO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखें, यहाँ पे COOH ग्रुप था, प्रोडक्ट में COOH ग्रुप नहीं है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन या फिर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। फिर से मैं बता दूं, यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्लेस पे आप चाहो तो कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या फिर बेरियम ऑक्साइड, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड आप ले सकते हैं। रिएक्शन अगर देखा जाए तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो मैकेनिज्म पता ही होगा यार। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर RCOOH पे सिर्फ NaOH दिया होता, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, अगर सिर्फ RCOOH और NaOH है, फिर आप रिएक्शन कर सकते थे। आप रिएक्शन कैसे करते? आपको पता है कि अगर RCOOH पे NaOH है तो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होता, मींस प्रोडक्ट बन जाता RCOO माइनस Na प्लस H2O। मीन्स अगर कैल्शियम ऑक्साइड ये ग्रुप नहीं होता, ऑक्साइड नहीं होता, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता, राइट। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन आगे जाएगा। फिर से आपको RCOOH प्लस NaOH, फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन जस्ट एसिड बेस रिएक्शन है, मैं लिखता हूं ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपको मैं एक रिएक्शन बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CO प्लस CO2, शायद आपको पता भी होगा, ये CaCO3 बनाता है। ठीक, इसीलिए अब आगे रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा? तो यार ये जो RC डबल बॉन्ड O माइनस है, ये क्या होगा, यहां से CO2 ग्रुप बाहर आएगा। ये CO2 ग्रुप बाहर क्यों आएगा? बिकॉज ये CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो अपने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, इसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये बेसिकली इसका ड्राइविंग फोर्स है। अब क्या होगा, यहाँ से CO2 देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R माइनस प्लस CO2। CO2 यहाँ से बाहर क्यों निकला, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ये CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। अब ये जो R माइनस बन गया, ये स्टेप बेसिकली RDS होता है, कार्बन आयन बन गया। इसके आगे की स्टोरी आपको पता है, R माइनस बन गया, R माइनस वाटर तो रहता ही है, वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, इसे H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा RH। तो फाइनली यहाँ पे अल्केन बन जाएगा। चलिए मैकेनिज्म लिख लीजिए और इसमें एक लाइन लिखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। RDS में कार्बन आयन बन रहा है, तो नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन RDS कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, in RDS carbon ion is formed as an intermediate. Point number 2, जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस पे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन is directly proportional to stability of R minus। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होगा, आपको रेट कंपेयर करना है। तो इसलिए क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर
कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखते हैं रेट कैसे कंपेयर करें। रेट के लिए आपको पता है कोई भी RCOOH है, राइट, तो ये पहले कन्वर्ट होगा R माइनस में, और आप R माइनस की स्टेबिलिटी देखिए, मतलब कुछ नहीं करना है, COOH को हटाना है, R माइनस बनाना है, R माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। जहां भी R माइनस मोर स्टेबल होगा, ध्यान रखें, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, COOH ग्रुप पूरा ही बाहर जाएगा, राइट। R माइनस जहां भी मोर स्टेबल होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा जाए, कुछ मत करें, COOH को बाहर निकालें, यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस आएगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे मोर स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल C होगा, C के बाद B, B के बाद A। तो फर्स्ट का आंसर C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगा। सेकंड का अगर आंसर देखा जाए, फिर से आप COOH ग्रुप को पूरा हटाइए, कंप्लीट COOH को बाहर निकालें, यहाँ पे माइनस लगाएं, यहाँ भी माइनस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं। आप देख रहे होंगे ए वाला जो प्रोडक्ट है ये एंटी एरोमेटिक है, बी वाला प्रोडक्ट एरोमेटिक है, सी वाला ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, मीन्स ये नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, बी के बाद सी के बाद ए। यहाँ पे देखा जाए COOH बाहर निकाला, C पे माइनस H3, यहाँ पे C पे माइनस Cl3।
ये जो क्वेश्चन है आपको याद होना चाहिए, कार्बन पे -3 फ्लोरीन, कार्बन पे -3 क्लोरीन। माइनस ऐसे नहीं सोचना है, आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव है और 3 क्लोरीन है। क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन कार्बन पे माइनस और 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो CCl3 माइनस मोर स्टेबल होता है CF3 माइनस में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस। यहाँ पे माइनस क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। फोर्थ देखा जाए, फिर से आप COOH बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इस केस में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री पे नेगेटिव ऑलमोस्ट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, इसलिए आंसर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। फिफ्थ में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ पे कार्बन पे फ्लोरीन है, अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है दोनों में, तो सिर्फ आप माइनस आई इफेक्ट देख लें, तो ये माइनस आई या फिर माइनस एच भी बोल सकते हैं, इसका माइनस आई वीक होगा, तो ये नेगेटिव मोर स्टेबल है, इसीलिए B ग्रेटर देन ए आंसर होगा। यहाँ पे COOH बाहर निकाला, C पे माइनस, यहाँ पे C पे माइनस, यहाँ भी C पे माइनस। अब देखा जाए यहाँ पे C पे माइनस है, AO2 का माइनस एम इफेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे I का प्लस आई, तो I नहीं है ये मिथाइल है, OMe का प्लस M इफेक्ट होगा। तो आपको पता है कि माइनस M से माइनस का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, प्लस M से माइनस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, तो ये आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। सेवेंथ देखा जाए, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। C में ये जो नेगेटिव दिख रहा है दोनों के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, A में ये एक C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, B में किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए आप। लिखिए आप, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ how many structure of monocarboxylic acid, how many structure of monocarboxylic acid, how many structure of monocarboxylic acid on decarboxylation, how many structure of monocarboxylic acid on decarboxylation give following product? Give following product. प्रोडक्ट है पहला नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंड है नॉर्मल पेंटेन, थर्ड इज आइसोपेंटेन, फोर्थ इज नियोपेंटेन, फिफ्थ इज benzene, sixth toluene, seventh methyl cyclohexane। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम कैसे करेंगे। आपको नॉर्मल ब्यूटेन चाहिए, नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स ये होता है, राइट। आप खुद से दिमाग लगाओ कि कहाँ पे COOH होना चाहिए था, जिसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये मिलेगा। की पॉइंट ये है कि आप इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, राइट।
अब क्या होगा कि अगर मैं सोचो अगर टाइप 1 के हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं COOH रखूं, इसका डिकार्बोक्सिलेशन करूंगा, यही मिलेगा, COOH गायब हो जाएगा। और टाइप 2 जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसकी जगह पे मैं COOH रखूं, इसका डिकार्बोक्सिलेशन करूंगा तो ये भी COOH गायब होगा और नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा। और मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम में दिया था हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ, मीन सिर्फ मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए, स्टीरियो नहीं चाहिए, तो सिर्फ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो की पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने रिवर्स में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए थे। तो जैसे नॉर्मल ब्यूटेन में 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो फिर आंसर 2 हो जाएगा। नॉर्मल पेंटेन देखा जाए, नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना है, लिखा हुआ है। तो फिर इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, टाइप 4 है मीन्स 4 आंसर हो जाएगा। नियोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन, तो इसमें 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो सिर्फ आंसर 1 हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन में सिर्फ 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही है, सारे हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं। टोलुइन में देखा जाए, टोलुइन में ये टाइप 1 है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले प्लेस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ऑर्थो पे टाइप 2, मेटा पे टाइप 3, पैरा पे टाइप 4, 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 5 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। बस कुछ नहीं कर रहा था, जस्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखना था, आंसर बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड प्रोडक्ट फर्स्ट COOH, इस पे NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया,
मैं आपको इसलिए एक हिंट देता हूँ यहाँ पे, कहीं भी अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो COOH ग्रुप बाहर जाएगा, तो फिर R पे माइनस आएगा, राइट, R ऐसे ही माइनस आएगा। तो याद रखें कहीं भी C माइनस है या फिर R पे नेगेटिव चार्ज है तो फ्लिपिंग हो सकता है, ठीक। जैसे नाइट्रोजन है, आपको अमाइन फ्लिपिंग पता है, लोन पेयर फ्लिपिंग हो जाता है। वैसे अगर C पे नेगेटिव है, कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन अगर फॉर्म हो रहा है कहीं तो फ्लिपिंग पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ भी आप फ्लिपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, फ्लिपिंग हो रहा है मतलब, जैसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे COOH गैप करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल RH बन जाएगा विदाउट डी। सेकेंड में भी COOH और हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में अगर ये COOH अंदर है ये, राइट, तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो आप सेम साइड से भी हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, इस पे तो कोई चेंज नहीं होगा। और ये ड्यूटेरियम दिख रहा है ये तो हमेशा बाहर ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये माइनस आएगा तो ये माइनस नीचे भी हो सकता है, नीचे होगा तो हाइड्रोजन एक बार नीचे से अटैच होगा, ड्यूटेरियम ऊपर रहेगा, या फिर फ्लिपिंग हो सकता है। फ्लिपिंग होने का मतलब है ये माइनस ऊपर आ जाए, ड्यूटेरियम नीचे चला जाए, मीन्स एक प्रोडक्ट यहाँ पे ये भी बन सकता है, मीन्स हाइड्रोजन ऊपर रहने की जगह पे ड्यूटेरियम नीचे हो जाए और हाइड्रोजन ऊपर हो जाए, बाकी ये ड्यूटेरियम तो एज इट इज रहेगा। ये पॉइंट समझे आप, यहाँ पे माइनस बना था, इस कार्बन पे माइनस बना था, तो माइनस में फ्लिपिंग हो सकता है, फ्लिपिंग हो सकता है मीन्स COOH नीचे था तो हाइड्रोजन नीचे से भी अटैच हो सकता है, या फिर ये नेगेटिव ऊपर आ जाए तो ड्यूटेरियम नीचे चला जाए, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। ऑफ कोर्स इस कायरल सेंटर पे कोई चेंज नहीं होगा, ड्यूटेरियम जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। अब जैसे फोर्थ देखा जाए तो फिर फोर्थ में यहाँ भी नेगेटिव फॉर्म होगा, ब्रेजहेड है, ब्रेजहेड पे प्लस फॉर्म नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, नेगेटिव फॉर्म हो सकता है, राइट, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नेगेटिव में कोई डाउट नहीं है। फिर ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल H हो जाए अटैच हो जाएगा। इसमें देखिए फिफ्थ में COOH नीचे है, COOH बाहर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव क्या हो सकता है, H नीचे से भी अटैच हो सकता है, H ऊपर से भी अटैच हो सकता है, मीन्स यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसको अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, ड्यूटेरियम ऊपर हाइड्रोजन नीचे प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर ड्यूटेरियम नीचे। देखना सिक्स क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस आएगा, COOH बाहर गया, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ये नॉर्मल अल्केन नहीं मिलेगा। आपको पता है C पे माइनस है, बगल में क्लोरीन है, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, मीन्स इस केस में मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। अब आप ऐसे ही 7th से लेके 12th तक सारे ही कर सकते हैं। सेवेंथ आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, COOH को गायब करना है, माइनस लगाना है, माइनस के बाद आपको पता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो ये इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ। 8 में भी COOH को गायब करो, माइनस लगाओ, 2 3 4, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, ये 4 में मर्डरिंग। COOH गायब करो, माइनस लगाओ, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बाहर निकल गया, मीन्स क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ भी COOH गैप करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, क्या किया जाए, तो ये अपन ने वहां पे देखा होगा, वुड्स रिएक्शन में देखा होगा ऐसे टाइप की प्रॉब्लम, ये माइनस ये इधर, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से गायब हो गया, मीन्स ये क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। 11th देखा जाए, माइनस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर गया, यहाँ भी माइनस आएगा,
ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये क्या बनने वाला है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है यार। इस केस में यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। अब हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फ्लिपिंग ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन अब हाइड्रोजन आने वाला है, तो अगर आप हाइड्रोजन अटैच करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, इस केस में दो प्रोडक्ट लिखने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कायरल सेंटर है ही नहीं, राइट। चलिए, ये था अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो प्रॉपर्टीज में चलिए सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हेडिंग कीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, मतलब अल्केन सॉलिड लिक्विड गैस किसमें मिलेंगे। तो देखो यार, आपको पता है शायद कि मॉलिक्यूलर मास कम है तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट। तो आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक ये गैस फेज में रहते हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसियस फेज में मिलते हैं। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक ये लिक्विड फेज में रहते हैं, लेकिन हाँ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया C18 ऑनवर्ड, मतलब अल्केन में अगर 18 या इससे ज्यादा कार्बन है तो ये सॉलिड फेज में रहता है। तो अल्केन, लोअर अल्केन गैस फेज में रहते हैं, मिडल वाले लिक्विड में, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन सॉलिड फेज में मिलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा फिजिकल स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टी, अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है। तो आपको पता है इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कुछ भी पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो ये नॉन पोलर होते हैं। तो सेकेंड लिखिए, अल्केन, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अगर ये नॉन पोलर है फिर ये सॉल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, अल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 4, अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो अपन क्या देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया। लेकिन ये सरफेस एरिया कब देखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, राइट। और एक चीज और आपको पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग भी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो। अपन ये बोलते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए आपको कंपेयर करना है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है, फिर इनमें अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग है ही नहीं, इसमें 1 ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें लिखिए मेल्टिंग पॉइंट भी सेम फैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखिए आप कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर अल्केन, melting point of even number alkane is more than next odd number alkane. Melting point of even number alkane is more than
नेक्स्ट ऑड नंबर एल्केन। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन नंबर मान लीजिए 4 है, C4 लिखने का मतलब समझे आप, मीन्स ऐसा एल्केन जिसमें 4 कार्बन है, और कार्बन नंबर 5 है, मीन्स ऐसा एल्केन जिसमें 5 कार्बन है, मतलब पेंटेन। फिर चलिए मान लेते कार्बन नंबर 6 है, मतलब हेक्सेन है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए दूं, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन मैंने अभी आपको एक नोट में पॉइंट लिखवाया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर एल्केन इज मोर देन नेक्स्ट ऑड नंबर एल्केन। इट मीन्स C4 एंड C5 में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? C4 का, राइट। C5 एंड C6 में C6 का ज्यादा होगा। C6 एंड C7 में इवन नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर है, तो इवन नंबर का ज्यादा होगा। C7 एंड C8 में C8 का ज्यादा होगा। C8 C9 में C8 का ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं बोलूं C4 एंड C3 में C3 का ज्यादा होगा, C2 C3 में C3 ज्यादा होता है, C1 C2 में C2 ज्यादा होता है। अब इसका लॉजिक समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये फिनोमेना मेल्ट करना मीन्स कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ले जाना है, राइट। तो अगर सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बॉइलिंग, ये मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया, ये सारे फैक्टर तो रहते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। अगर सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है, अगर कोई एकदम क्लोज पैकिंग है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये रैंडमली पैक्ड है, मतलब क्लोज पैक नहीं है, तो इसको ब्रेक करना रिलेटिवली इजी होगा। इट मीन्स सॉलिड स्टेट में अगर क्लोज पैकिंग है तो ब्रेक करना डिफिकल्ट है, मीन्स इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। अगर आप देखा जाए अल्केन में 4 कार्बन या 5 कार्बन का अल्केन है, 4 कार्बन का अल्केन आपको पता है सारे कार्बन अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज मींस स्ट्रक्चर इनका जिगजैग होता है, 1 2 3 4 ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। अब 4 कार्बन ऑफ कोर्स लाइन में नहीं होंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन भी 1 2 3 4 5। अपन ये बोलते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ अल्केन है तो इनका पैकिंग क्लोज होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है, इसके बगल में भी फिर से ब्यूटेन है, तो ये ऐसे पैकिंग होगा, फिर से ब्यूटेन है तो ये ऐसे पैकिंग होगा। लेकिन अगर 5 कार्बन है, आप इमेजिन 5 कार्बन का अल्केन है, फिर से नेक्स्ट बगल में भी 5 कार्बन का अल्केन है, 5 कार्बन का अल्केन, 5 कार्बन का अल्केन। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 अल्केन के बीच में एम्प्टी स्पेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेकिन इनके केस में देखिए ये क्लोज पैकिंग हो रहा है, तो अगर यहाँ पे क्लोज पैकिंग है तो इनको ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर से C4 एंड C6 में ऑलवेज C6 ज्यादा होगा, C4 एंड C7 में C7 ज्यादा होगा, जस्ट नेक्स्ट वाले से ज्यादा होता है, ये याद रखें। और ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में ही आएगा, ये ध्यान रखें। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि CH4 है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ठीक। ऑफ कोर्स अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट तो आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मींस मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का होगा, इथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका प्रोपेन का होगा, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है इस इंक्रीज में डिक्रीज होगा। इट मीन्स मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है तो मीथेन से ऑलमोस्ट, ऐसे मान सकते हैं आप, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का, लेकिन इथेन से डबल ब्यूटेन का नहीं होगा। मीन्स ये जो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट कम होते जाता है। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल है। अगर आप CH4 का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 होगा, इथेन का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा,
राइट। अगर मैं इसका प्रोपेन का देखूं 36 + 8 44 हो जाएगा। ब्यूटेन का देखूं तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, राइट। आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देखूं अल्केन में तो ये इंक्रीज होता है कितने फैक्टर से, +14 से इंक्रीज होता है, राइट। मीन जितने भी होंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज +14 से इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए ऐसे मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया तो नेक्स्ट होगा, ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 114 हो जाएगा, मीन +14 से इंक्रीज होगा। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जब मीथेन था, मीथेन 16 था मॉलिक्यूलर वेट, 16 में जब आपने 14 ऐड कर दिया, CH2 ऐड किया तो इथेन बना। तो 16 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ऑलमोस्ट डबल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हायर अल्केन है, मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी 100 है, 100 में आपने CH2 ऐड किया, मीन 114 कर दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट डबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट 14% हो रहा है। तो हायर अल्केन में CH2 ऐड करने के बाद जो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट है ये कम होता है। तो अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट कम है तो फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये कम होगा, राइट। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये याद रखना कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू लर्न नहीं करना है, बस याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है लेकिन इंक्रीज में भी डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट changes more rapidly, boiling point changes more rapidly in lower alkane. Boiling point changes more rapidly in lower alkane. Lower alkane में boiling point बहुत ज़्यादा चेंज होता है, हायर alkane में बहुत कम चेंज होगा। ये लाइन समझ में आ रहा होगा। इसलिए ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन।